नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुबह के 11 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका। नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने किए एहतियाती उपाय। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर। महायुति और महाविकास अघाड़ी में बटी सीटों पर चर्चा जारी। महाराष्ट्र चुनाव में कौन करेगा घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का भारत का आज से 3 दिनों का दौरा। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक करेंगे सह-अध्यक्षता। पुणे टेस्ट में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने टॉस जीत ली बल्लेबाजी। आर अश्विन ने लैथम का विकेट चटकाया। हेडलाइंस के बाद चलिए इन सभी समाचारों को देखते हैं विस्तार से। चक्रवाती तूफान दाना तेजी से उड़ीसा और बंगाल तट की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त तटीय इलाकों की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान पारादीप से 280 और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का लैंडफॉल धामरा और भितरकनिका के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। लैंडफॉल के वक्त तूफान की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इतनी रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी, उसने नुकसान से बचने के लिए तमाम एहतियाती उपाय किए जा चुके हैं। अनुमान के मुताबिक लैंडफॉल का जो समय है वो समुद्र में कम से कम 2 मीटर की ऊंची लहरों के साथ इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि 2021 में जब चक्रवाती तूफान यास आया था, उसी तरह का प्रभाव इस बार दाना का भी हो सकता है। इस बीच चक्रवात दाना को लेकर के प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। लैंडफॉल का समय देखें तो ये बताया गया है कि अक्टूबर 24 यानी आज आधी रात के बाद और कल सुबह के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह से कई इलाकों में इस वक्त बारिश की स्थिति नज़र आ रही है और आपातकाल से प्रभावित करीब 15 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने को लेकर के सक्रिय कदम भी उठाए गए हैं। कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाज, विमान और रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी दी जा रही है। सुरक्षा सलाह प्रसारित किए जा रहे हैं। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पति शाम से ही उड़ानों का परिचालन 6 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया था। तूफान दाना के मद्देनजर जो पूर्वी रेलवे है अपने सियालदा मंडल में बृहस्पति रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं करेगा। We are in the process of actually evacuating the people in the vulnerable areas. The BDO is also here with me, and with the help of police also we are doing it. A lot of people are coming on their own, but some, people also have to be evacuated with the police because they don't want to leave their houses. But we feel that they could be vulnerable. 3 NDRF teams, but 1 is stationed in the headquarters, 2 are in the field. 1 is in Dhamra. The other team was in Dhamnagar, and we have 2 draft teams, and fire teams. We have about 4 fire. हमारे भद्रक के जुडिशन में 911 रजिस्टर्ड बर्ड है। वो टोटल 10 FLC है। वो तो सब FLC में बोट आ गया है लैंडिंग सेंटर में।
और हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए सेफ्टी रहने के लिए भेज दिया है। और चक्रवात दाना को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल राजभवन ने भी ज़रूरत इस घड़ी में जनता की सहायता के लिए टास्क फोर्स और नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तूफान को लेकर राजभवन में कल विशेषज्ञ और कोर टीम की आपात बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान राज्यपाल बोस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी, साथ ही चक्रवात का सामना करने के लिए राज्य सरकार के प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन करने की बात कही। राज्यपाल के निर्देशन में राजभवन ने फ़ोन नंबर्स के साथ साथ 24/7 नियंत्रण कक्ष भी बनाया है। इसमें लोग आपातकालीन स्थिति में 033 22 00 1641 पर कॉल करके और मेल करके मदद मांग सकते हैं। Nearing, but we in Bengal have braved many storms. We will face Dana also with confidence and fortitude. Bengal will stand together. India will stand together. We shall overcome. Yes, we shall overcome. My dear brothers and sisters, please follow all the instructions issued by the government and the disaster management authorities. Please observe the do's and don'ts prescribed by them. All the disaster management machinery of the state government and the government of India are kept well oiled and fighting fit. People of Bengal know that they know the way, will follow the way and go the way. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर आने वाले भीषण चक्रवात दाना के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें संबंधित जोनल रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सभी बोर्ड सदस्यों, पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधकों, खड़गपुर, चक्रधरपुर, आंध्रा और खुर्दा रोड के मंडल रेल प्रबंधकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। रेल मंत्री ने न्यूनतम व्यवधान के साथ अधिकतम तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और अब सीधे चलेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1 उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, ये हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। ये एक बाध्यता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। ये कॉन्टेस्टेड है, लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़,
2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है। और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़, 75 करोड़ is the demand total by the income tax department। भागते भी 2013 में 11 करोड़, मतलब जो 7 करोड़ था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं, सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड़ और 10 करोड़ तब की डिमांड आई है। इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे? क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। द एंटायर कंट्री इज आस्किंग सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा to furnish an explanation what were the means of this prima facie ill-gotten wealth, quid pro quo, कमीशन खोरी, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा। प्लीज आंसर, लेट द नेशन नो अबाउट इट। एंड I must also say, look at the hypocrisy. दोगलापन किसे कहते हैं? ये गांधी परिवार से कोई सीखे। हम सब जानते हैं राहुल गांधी भ्रष्टाचार के झूठे आरोप जो कहीं सिद्ध नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पे लगाते आए हैं। और उनका कहना होता है गरीबों का रुपया लिया, अंबानी ग्रुप को दिया। अब इनका जो एफिडेविट आया है, इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने जिस ग्रुप का ये नाम ले रहे हैं, और हर कॉरपोरेट ग्रुप कानून के हिसाब से काम करे, ये सुनिश्चित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 11वां साल है, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता गंगा जल की तरह पवित्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे, लेकिन दोगलापन दिखाना चाहते हैं आज हम भारत को। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, जिनको भारत का जीजा जी बनाया, वो इसी ग्रुप में, जो इस ग्रुप की कंपनी है, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्ड करते हैं। ये कैसा विरोधाभास है, कैसा दोगलापन है, कृपया करके बताइए। हर कोई जानना चाहता है। अगर राहुल गांधी जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, किसी कंपनी पे आरोप लगाते हैं, उन्हीं के घर में एक व्यक्ति उसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है, सुचिता का क्या? जो बात आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता का क्या? आप पे विश्वास कोई क्यों करे, ये बताइए। और एक बात इस एफिडेविट से और सामने आती है जो मैं आपके समक्ष रख दूं। ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस, बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर जिसकी कीमत को इन्होंने 1/10वां हिस्सा दिखाया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलती, लेकिन कानून को झुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार को, उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते। इसलिए कहता हूं ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले ये क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं पिछड़े समाज की, तो बहुत भारी मन से एक बात मैं आपके समक्ष रखता हूं।
पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें, ये आपका अंदरूनी मामला है। अध्यक्ष कौन बनाए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है, वो पिछड़े समाज से आता है, और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और यह क्यों होता है, यह बताना भी आवश्यक है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह तस्वीर सब कुछ कहती है। यह आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर हैं और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर हैं। जितनी जानकारी हमें है, 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ, उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछड़े समाज से सीताराम केसरी जी भी थे, अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ पांव पकड़कर उनको कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंकवा दिया गया था। सम्मान होगा कांग्रेस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा। बाकी कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के प्रति उसकी आस्था हो, निष्ठा भाव हो जनता के प्रति, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अपमान ही होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसके बाद एक बात और आती है, एक संदेश गया, योग्यता की कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमने सुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर प्रेरित किया है युवाओं को, नागरिकों को, कि वो राजनीति में आए और योग्यता देखी जाएगी। लेकिन वैसे गलत नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो बहुत योग्य हैं। पूर्व अध्यक्ष की बेटी है, पूर्व अध्यक्ष की बहन भी है, पूर्व अध्यक्ष की पोती भी है।
और आने वाले अध्यक्ष की मां भी हैं, योग्य वो हैं। और योग्यता इतनी 2019 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाई गई पूर्व उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीटें आई 80 में 1। यह रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन रिजल्ट प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या था? उनको प्रमोशन मिला और वो 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। पार्टी की सीट आई 80 में 1। प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा। रिजल्ट में कांग्रेस फेल, प्रियंका गांधी वाड्रा गेट्स अ प्रमोशन। 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। 22 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, सीटें आई 2, 403 में 2 सीटें। अब आप बताइए, 2 सीटें जो आई, फिर इनका प्रमोशन हुआ, वायनाड में इनको टिकट दे दिया गया है और वाकई ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जरूर मैं पूछूंगा और पूरी जिम्मेदारी से पूछूंगा, ये जो डिक्लेयर्ड इनकम है कई 100 करोड़ की और अनडिक्लेयर्ड इनकम हजारों करोड़ की, वायनाड में आपदा आई, लैंडस्लाइड, इस भ्रष्टाचारी करोड़पति परिवार से इतना नहीं हुआ कि 1 रुपया डोनेट कर दें, 1 रुपया वायनाड की जनता के लिए। ये कैसा परिवार है भ्रष्टाचारी? देश में आपदा आती है, आप विदेश चले जाते हो। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, आपदा आई, आप 1 रुपया नहीं दे पाए, डोनेट कर पाए लोगों के लिए, क्योंकि इनका मकसद केवल इतना है, इनके घर का दामाद आगे बढ़े, इनकी तिजोरी भरती रहे, आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और अंत करूंगा इतना ही कह के, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये जान लीजिए। तो जो मैंने ये प्रेस वार्ता करी, इसमें आपको गांधी परिवार का भ्रष्टाचार, वंशवाद की जीत होती है, योग्यता की हार होती है कांग्रेस पार्टी में, और इसके साथ पिछड़े समाज और दलितों का अपमान होता है। और यह प्रश्न आज भारत की जनता पूछ रही है, इस उम्मीद से कि राहुल गांधी आज सामने आएंगे और ये बताएंगे कि ये मोहब्बत की दुकान है या दलाली की दुकान है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेसिकली 2 बातें आज गौरव भाटिया ने उठाई कि जो उनकी डिक्लेयर्ड इनकम है, 12 करोड़ रुपए की डिक्लेयर्ड इनकम बताई गई है प्रियंका गांधी और उनके स्पाउस की। अगर आप मिला लें तो कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 12 करोड़ रुपए की ज़्यादा की संपत्ति है, लेकिन जो टैक्स डिमांड आयकर विभाग की तरफ से किया गया है वो अगर पूरा जोड़ा जाए तो वो 75 करोड़ के आसपास निकलता है। तो उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि डिक्लेयर्ड इनकम कम कैसे हो सकती है और टैक्स डिमांड ज़्यादा कैसे हो सकती है, ये उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरा मुद्दा ये कि जब नामांकन भरा जा रहा था वायनाड में तो गांधी परिवार था, लेकिन गांधी परिवार के सभी सदस्य अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको कमरे के बाहर रखा गया था, जिसके वीडियोज़ वायरल हुए थे। और इन दोनों ही मुद्दों पर आज बीजेपी ने सवाल उठाया है और कांग्रेस से इसका जवाब मांगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
आप देख रहे समाचार। अब समाचारों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और भाजपा ने यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अनुजेश यादव करहल सीट से उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कटेरी सीट से धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार को उतारे हैं। फूलपुर से दीपक पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया है और खैर से सुरेंद्र दिलेर को भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है। मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को भाजपा उम्मीदवार घोषित किया गया है। और गाजियाबाद से संजीव शर्मा भाजपा के टिकट पर इस बार उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुंदरकी की बात करें तो रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी का टिकट दिया गया है। तो भाजपा ने यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। करल सीट से, कटेरी सीट से धर्मराज निषाद को उम्मीदवार। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? देखिए, कुल 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिस पर उपचुनाव होना है विधानसभा की। उसमें से 7 सीटों पर आज ऐलान किया गया। उसमें करहल सीट है जो अखिलेश यादव के लोकसभा चुने जाने के बाद खाली हुई थी। वहां से बीजेपी ने अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। और जो गाजियाबाद सीट है संजीव शर्मा, वहां से बीजेपी के अतुल गर्ग विधानसभा से चुनकर गए थे, लेकिन लोकसभा में जब चुनकर आए तो वो सीट खाली हो गई। तो इस तरह से आप देखें कि उन सीटों पर चुनाव हो रहा है। बहुत स्पष्ट है कि युवा चेहरों को आगे करने की कोशिश की गई है। बीजेपी लगातार हम देखते हैं कि चुनाव दर चुनाव ये कोशिश कर रही है कि पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको, जो युवा हैं, उनको चुनावी राजनीति में उतारा जाए। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि कई युवा चेहरे भी हैं और साथ ही साथ संगठन के पुराने नाम भी हैं। तो ये एक सोच दिखती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि पार्टी में जो वर्कर है, जो मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको चुनावी राजनीति में मौका देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो एक ये बहुत प्रमुख बात दिखती है। और दूसरी बात जो आप इसमें नाम देखिए, रामवीर सिंह ठाकुर, अनुजेश यादव, दीपक पटेल, धर्मराज निषाद और श्रीमती सुष्मिता मौर्य, तो ये जो एक सामाजिक समीकरण है, बीजेपी बहुत इस बात का ध्यान रखती है कि पिछड़े वर्गों को ज्यादा से ज्यादा चुनावी राजनीति में टिकट दिया जाए। सिर्फ संगठन में ही नहीं, बल्कि जितना संभव हो सकता है हम देखते हैं कि बीजेपी इस बात को विधान परिषद के जब टिकट वितरण में भी देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। और अब हमने देखा है कि उपचुनाव में भी आप देखें कि आज जो 7 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए हैं, उसमें कराल से हो, फूलपुर से हो, मझवा से हो, इसके साथ ही साथ आप देखें कि कटेरी से हो, ये पिछड़े समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी का एक गठबंधन भी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ये आज की जो बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची है उससे दिखाई भी देता है कि बीजेपी ये पूरा प्रयास कर रही है कि जो संगठन के लोग हैं, जो मेहनत करने वाले युवा कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ अनुभवी नेताओं को भी चुनावी राजनीति में जगह दी जाए। और चुनाव की रणनीति में क्या कुछ बदलाव करेगी बीजेपी? हाल ही में जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजों के मद्देनजर रणनीति में क्या कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकें शैलेंद्र? देखिए, हरियाणा में जो लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई, उससे हौसले काफी बीजेपी के बुलंद हैं, चूंकि हरियाणा में एक रिकॉर्ड बना है। लेकिन हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने चुनौती आई थी और उस लिहाज से हमने देखा है कि टिकट वितरण में इस बात का खास ध्यान रखा गया है और नए सिरे से पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बहुत मंथन का दौर चला है उत्तर प्रदेश में। और केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद इस सूची को फाइनल किया गया है। तो रणनीति बहुत स्पष्ट है। बीजेपी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट वो उपचुनाव में हारे। वो चाहती है कि सारी की सारी सीटें जीती जाए। इसीलिए बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम वो फैसले लिए हैं। आप देखें, लोकसभा चुनाव के बाद
जिससे पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सके और जनता के बीच एक संदेश दिया जा सके, उसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम फैसले लिए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उस लिहाज से है कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि कोई भी सीट ऐसी ना हो जिसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि ये बीजेपी एक तरह से ये सुनिश्चित करना चाहती है कि संकेत दिया जा सके कि समाजवादी पार्टी जो एक माहौल बनाना चाहती है कि 27 में अखिलेश यादव के पक्ष में, उसको लेकर एक बीजेपी इस बात को लेकर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से संकेत देना चाहती है कि देखिए जो भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, और बीजेपी की जो जड़ें हैं वो लगातार गहरी है। तो उसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार मंथन का दौर भी हुआ था और कई कदम भी उठाए गए थे, और आज उम्मीदवारों की सूची से भी ये बात साबित हो गई है कि सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए कई महत्वपूर्ण जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको जगह दी गई है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, वक्त निकालने के लिए और इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। महाविकास आघाड़ी की तीनों प्रमुख पार्टियों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला 85-85-85 ये तय किया गया। साथ ही महाविकास आघाड़ी शेष 18 निर्वाचन क्षेत्रों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगा। महाविकास आघाड़ी के अन्य नेताओं ने कहा कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि किसे कितनी जगह दी जाए। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की इस जानकारी के बाद अब सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बना सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 255 सीटों के बारे में बात की गई। अभी भी 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। इनमें से 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएगी। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा कर रहे थे। सीट आवंटन की बैठक में कुछ विवाद भी सामने आए थे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर जारी है। इसी कड़ी में कई दिग्गज उम्मीदवार आज राज्य में जगह जगह अपना नामांकन भर रहे हैं। बीजेपी के 23 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मुंबई में बीजेपी के 6 प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे, तो वहीं शरद पवार पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र आव्हाड भी अपना पर्चा भरेंगे। शरद पवार की पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले भुजबल एक भव्य रैली को भी संबोधित करेंगे। अब मुंबई से शिशिर सेलार ताजा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यही कि अब जब चुनावी बिगुल बज चुका है, किस तरह की बयार है महाराष्ट्र की फिजा में, चुनावी फिजा में, और कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनावी दलों की? बिल्कुल, हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरा लक्ष्य जो है हमें उम्मीदवारों के चयन पर दिया गया है। 22 तारीख को जो है प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सभी पार्टियों ने अब तक अपनी पूरी लिस्ट जारी नहीं की। हालांकि इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो जिस प्रकार से महायुति है तो उसमें इसको बढ़त यहाँ पर साफ साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि बीजेपी हो या फिर शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, तीनों पार्टियों ने अपनी पहली फहरिस्त जारी कर ली है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है इस वक्त जो है काफी पीछे है। हालांकि शिवसेना ने जरूर अपनी पहली जो लिस्ट जो सूची थी वो कल जारी की थी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव है। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते वक्त संजय राउत ने कहा कि कुछ सीटें हैं जहां पे फेरबदल हो सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला भले ही तय हो चुका हो कि 85-85 और 85 सीट पर तीनों पार्टियां लड़ेगी, लेकिन वो कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे, किस प्रकार से इन विधानसभा क्षेत्रों में बंटवारा किया गया है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं है। और दूसरी बात कि 18 सीटें जो है जो छोटे सहयोगी दल है महाविकास आघाड़ी उनको देगी, लेकिन उसके बाद भी जो बची हुई ये सीटें हैं उनमें किस प्रकार से बंटवारा होगा अब तक ये स्पष्टता नहीं है। और इसीलिए फिर चाहे हम बात करें शरद पवार पार्टी या फिर हम बात करें कांग्रेस की, इन दोनों पार्टियों ने अब तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं की है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक पूरे दिन भर होने वाली है, चूंकि महाविकास आघाड़ी के नेता जो है जो छोटे दल है उनके साथ आज चर्चा करेंगे और उनको जो है सीट आवंटन के बारे में किस प्रकार से उनको आवंटित की जाए इस बारे में जो है मंथन किया जाएगा। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महायुति के नेता भी जो है वो दिल्ली आज शाम को जाएंगे और अमित शाह से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करेंगे। जो सीटें इस वक्त बची हुई है उनको किस प्रकार से बांटा जाए इस पर जो है ये चर्चा हो सकती है। लेकिन इस सभी के बावजूद आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज का दिन शुभ माना गया है और इसीलिए अक्रॉस पार्टी लाइन मतलब हर कोई पार्टी के जो दिग्गज नेता है आज अपना नामांकन भरने के लिए जा चुके हैं। फिर चाहे वो शरद पवार पार्टी के जितेंद्र आव्हाड हो, जहां उनका नामांकन भरने के लिए स्वयं शरद पवार मौजूद रहेंगे,
तो वही अगर बात करें बीजेपी के 24 उम्मीदवार जो है 23 उम्मीदवार जो है वो आज नामांकन भरने वाले हैं। उसमें से मुंबई में सिर्फ केवल 6 जो उम्मीदवार है बीजेपी के, वो आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वही बात करें तो उद्धव ठाकरे पार्टी से उनके पुत्र जो है आदित्य ठाकरे, वो भी वर्ली से आज पर्चा भरेंगे। और अमित ठाकरे, राज ठाकरे के सुपुत्र जो है वो माहिम से जिनको उम्मीदवारी मिली है, तो आज माहिम से भी वो पर्चा भरेंगे। तो इसमें जो बड़े दिग्गज नेता है, ये कहा जा रहा है कि आज का दिन काफी शुभ है और इसीलिए आज के दिन ज्यादा से ज्यादा दिग्गज नेताओं को जो है हम नामांकन भरते हुए देख पाएंगे। शिशिर, जिस तरह से 85 ये फॉर्मूला तय किया गया है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी अपने आप को एक से बढ़ के एक बता रहे हैं। और कल जो खबर आई कि जो समाजी ब्रिगेड है वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ अब नहीं जाएगी, वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, तो क्या उसका भी कुछ असर आपको दिख रहा है राज्य में? बिल्कुल, देखिए 85 फॉर्मूला जो कि कल घोषित हुआ था, लेकिन इससे पहले अगर खबरें निकाल के देखे तो कांग्रेस जो है वो 100 के पार उनको सीट मिल रहे थे। दूसरे पायदान पर शिवसेना, तीसरे पायदान पर शरद पवार एनसीपी पार्टी जो है वो थी। लेकिन कल हालांकि जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये डेडलॉक होता आ रहा है सीटों के बंटवारे के मामले में। तो ऐसे में शरद पवार ने मध्यस्थी की और शरद पवार के साथ जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता है और कांग्रेस के नेता है वो मिले और आखिरकार ये जो है एक सहमति बनी कि 85 सीटों पर तीनों पार्टियां लड़ेगी। हालांकि जाहिर सी बात है कुछ पार्टियां, हालांकि इसके बाद स्पष्ट होता है कि रिबेलियंस जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे, इसका असर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार संभाजी ब्रिगेड जो है शिवसेना से अलग हुई क्योंकि शायद उनको ये लग रहा था कि जो सीटें वो मांग रहे हैं उनको शायद महाविकास आघाड़ी में न मिले, इसलिए वो जो है महाविकास आघाड़ी से अलग हो चुके हैं। हालांकि शिवसेना के साथ उनकी अलायंस पिछले कुछ सालों से जरूर थी, लेकिन अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो स्वयं जो अकेले लड़ेंगे। लेकिन राज्य में अगर देखा जाए सिर्फ महायुति और महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि बाकी अन्य पक्ष उनकी भी एक साथ जो आने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ और कहूंगा कि इस बार अगर देखा जाए तो पार्टी अच्छी है, तो ऐसे में कई सारे उम्मीदवारों को जो है मौका मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कई सारे अपक्ष भी जो है वो भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो आंकड़ा इस वक्त हमें मिल पा रहा है, हम देख पा रहे हैं कि इस बार ये कयास लगा रहे जो राजकीय पंडित वो ये लगा रहे कि इस बार अपक्ष की संख्या भी पर्चा भरने के लिए ज्यादा होगी। तो भले पार्टियों का यहाँ पर संख्या बड़ी है लेकिन उम्मीदवारों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद शिशिर। देखना होगा कि राज्य की राजनीति में इस तमाम उठापटक का क्या असर होता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि महायुति की सीट पर भी मंथन लगातार चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा वहाँ पर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहाँ पर झारखंड का रण साधने के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी आज कई बड़े नेता, कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, विष्णुदेव साय समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान आज रांची, हटिया, कांके, मांडर और राजमहल विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह की उपस्थिति में रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण राम, मांडर से सन्नी टोपो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बरकट्टा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव के नामांकन के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मौजूद रहने का कार्यक्रम है। चंदनकारी से अमर कुमार बाउरी, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिया साहू नामांकन दाखिल करेंगी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही के नामांकन भरने के समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। दरअसल झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीटों पर होना है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान पर उतरेंगे।
सपा प्रमुख ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे लिए उनके लिए चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दिल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में गुरुवार की सुबह AQI एक बार फिर से 390 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में ये 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 दर्ज किया गया है। दिल्ली में दर्ज वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिसमें श्वास संबंधित गंभीर बीमारियां होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी में होना चाहिए, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल ये 400 के करीब है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो चला है और उसमें आज भी झाग का सैलाब देखने को मिल रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफ़ेद झाग से ढका हुआ दिखाई दिया। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास जारी है। बैराज पर जाल बांधा गया है, साथ ही पानी को साफ करने के लिए रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। और राजधानी दिल्ली बढ़ते वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली NCR में धुंध की एक पतली परत छाई, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अति खराब श्रेणी में रखा है। दिल्ली और इंडिया गेट और कर्तव्य पथ भी सांसों का संकट खड़ा हो गया। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लगातार लोगों को इससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो ग्रेड 2 पर पहुंच चुका है और ग्रेड 2 के तहत जो ये आंकड़ा है 300 और 400 के बीच में है। और कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। मैं इस समय जो है दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर हूँ और आप देखिए ये सुबह सुबह की तस्वीर है और यहाँ से लेके और आपको आगे तक जो पॉल्यूशन की एक लेयर मानी जा सकती है, यहाँ से आगे तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ये कर्तव्य पथ का वो इलाका है जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, जहाँ पर लोग देश को देखने आते हैं, दिल्ली दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इसी कर्तव्य पथ की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया है। जहाँ एक और वायु प्रदूषण है, वहीं दूसरी ओर यमुना भी बहुत ज़्यादा मैली है और मैलापन ऐसा कि कालिंदी कुंज का जो पूरा यमुना का बेल्ट है वहाँ पर देखेंगे तो पूरी सफ़ेद लेयर है, जो वो फोम की लेयर जो पॉल्यूटेड यमुना को दिखाती है। और ऐसे में ये वो समय है जब आगामी थोड़े समय बाद कुछ दिनों में ही छठ पर्व आने वाला, यानी कि पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है छठ पर्व, जिसके तहत जो व्रतधारी हैं उगते और ढलते सूर्य में अर्घ करते हैं और यमुना का आचमन करते हैं। लेकिन वो किस जल का आचमन करेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन राकेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और पिछले 7 सालों में करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं यमुना के प्रदूषण में कमी लाने के लिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदूषण जहां एक और गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, तो वहीं देश के इंजीनियर्स ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं का प्रयोग कर अब उससे कमाई का रास्ता निकाला है। बता दें कि प्रदूषण से बने इस केमिकल का मछली पालन और कृषि में उपयोग किया जा सकता है। इस ऊर्जा और स्थिरता क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले भारतीय स्टार्टअप कैलीचे से बात की DD न्यूज़ के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने।
देश में विदेश में हर जगह पे कार्बन नेट न्यूट्रल की बात हो रही है और एक बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, हमारी कमिटमेंट भी है कि 2070 तक नेट न्यूट्रल भारत बन जाएगा और उस दिशा में एक ऐसा स्टार्टअप है कैलिशियस स्टार्टअप जो काम कर रहा है और देख सकते हैं इनका एक पूरा का पूरा उन्होंने बनाया है एक पेटेंट के साथ, करीब 15 पेटेंट है उनके साथ। मेरे साथ उनके CEO अमित प्रियदर्शनी है खुद मौजूद। अमित, 15 पेटेंट और एक शायद एक जैसे कहा जा सकता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत कम है जहाँ पे आप ये जो मिल से जो बड़े बड़े धुएं देखने को मिलते थे, हम लोग देखते हैं दिल्ली और आसपास जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उस धुएं को आप लोग चेंज कर रहे हैं, हाँ उसको आप पैसा बना रहे हो उससे। बिल्कुल तपस, आप कह सकते हैं कि पैसा बना रहे हैं, लेकिन मोर सॉर्ट ऑफ वो पैसा इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा टेक्नोलॉजी बना सके सो दैट उससे हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जहाँ भी धुआं निकल रहा है, जहाँ भी आप बड़ी चिमनीज देख रहे हैं और जहाँ भी आप देख रहे हैं जो लार्जेस्ट एमिटर्स हैं, लार्जेस्ट एमिटर्स का मतलब जो सबसे ज़्यादा धुआं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स हो गए हमारे पास, जैसे कि हमारे पास स्टील इंडस्ट्री है, तो इन सभी के पास जो एमिशंस है बहुत ज़्यादा है। ये देश का जो 30 to 40% एमिशंस इन्हीं सब हार्ड टू अबेट सेक्टर से आता है। तो इस धुएं को हम लोग यूज़फुल केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि आपको मछली उद्योग में, जो आपको कृषि उद्योग में, इन सबको कन्वर्ट करके हम लोग दे रहे हैं और ऑफकोर्स उससे हम लोगों को भी रेवेन्यू आ रहा है और उससे हमारा स्टार्टअप भी सस्टेन कर रहा है। तो हमारी 6 साल की जर्नी है इसको लेके। थोड़ा सा बताइए जर्नी के बारे में। जी बिल्कुल, मैं एक पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, तो मेरी जर्नी जो है इससे थोड़ी अलग है, बट सिंस मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि पेट्रोलियम सेक्टर का क्या एमिशंस है, उसको अबेट करना एक तरह से मेरी जिम्मेदारी भी है। तो आप देखेंगे हम लोग शुरू किए थे बहुत एक छोटे रिएक्टर से, इसको रिएक्टर बोलते हैं, ये 500 ml का रिएक्टर है, उससे हम लोग धीरे से 5 लीटर पे आए, उसके बाद उसको स्केल करके 500 लीटर, 5000 लीटर और अभी आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग 20 लाख लीटर का रिएक्टर भी बना रहे हैं और जो कि प्रॉब्ली भारत का सबसे बड़ा ऐसा रिएक्टर होगा। ये कहाँ पे अभी तक डिप्लॉय कर दिया है आप लोगों ने? हम लोगों ने इंडिया में तो अभी 6 जगह पे डिप्लॉय किया है, साथ में हम लोगों का प्रेजेंस UAE में भी है, वी हैव एन ऑफिस इन अबू धाबी और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टअप देश से निकल के विदेश पूरे विश्व में धूम मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो कार्बन सीक्वेंसिंग की जो प्रॉब्लम है, जो कार्बन एमिशन की जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। और ये कहते हैं ना कि लोकल से वोकल का नारा ये लोग सार्थक कर रहे हैं। कैंप पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और केंद्र सरकार आज से ग्राम पंचायत स्तर पर भी हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायती राज मंत्रालय आज ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का दैनिक मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपने फसलों को सुरक्षित कर पाएंगे। दरअसल खेती किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम का पूर्वानुमान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। समय रहते मौसम का आकलन हो जाए तो किसान अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह से आपदाओं के प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है और अब पंचायत स्तर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से भारत के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगे। ओलाफ शोल्ज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल 7वें अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता कल नई दिल्ली में आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर 26 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होंगे। वहां पर जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बैंडेन बुर्टेसबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी को इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में निर्धारित बंदरगाह पर रुकेगी। और पिछले कुछ दिनों से 100 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्थिति से निपटने के तरीकों के लिए जमकर फटकार लगाई है। केंद्र ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से कहा कि अपराध को बढ़ावा देने के बराबरी से माना जाएगा। सरकार ने एक्स और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों से इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले 8 दिनों में 100 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम की झूठी धमकियां मिली हैं। इससे फ्लाइट्स की आवाजाही पर असर पड़ा है। इसके साथ ही यात्री सुरक्षा को लेकर के भी चिंताएं बढ़ी हैं। इन फर्जी धमकियों से आकाशा, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा जैसी एयरलाइंस प्रभावित हुई। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में अभी 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। वहीं चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की डेमोक्रेसी खतरे में दिख रही है। आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस पूरे चुनाव प्रचार में हमको देखने को मिला, ये मेंटली अनस्टेबल हैं, ये अनहिंज्ड हैं। कमला तो रेस में ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो बाइडन तो पहले से रिटार्ड थे और जो बाइडन तो रिटार्ड बने एज के वजह से। कमला हैरिस तो बॉर्न रिटार्ड हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो दोनों साइड्स की तरफ से इस्तेमाल की गई और के लॉक हिम अप पॉलिटिकली, ये सब एक दूसरे के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप पे और सेक्सुअल एलिगेशंस आ गई हैं स्टेसी विलियम्स की तरफ से कि उन्होंने उनको ग्रोप किया अर्ली 90s में। तो इस तरह की जिस तरह पॉलिटिक्स, जब मैं एवरेज अमेरिकन से बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमने कई इलेक्शंस देखी हैं, पर ऐसी भाषा, इतना गिरा हुआ स्तर कैंपेनिंग का और पर्सनल अटैक्स का हमने पहले नहीं देखा है। पहले भी 2000 में याद करें कि इलेक्शन कितनी क्लोज थी। सुप्रीम कोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के को स्टेप इन करना पड़ा ये डिसाइड करने के लिए कि अगला राष्ट्रपति कौन हो अमेरिका का। जब अल गोर वर्सेस जॉर्ज बुश जूनियर हुआ था तो ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट पहले भी है, पहले भी केस हुए। पर इस तरह का कैंपेन अमेरिकन्स दोनों, मतलब रिपब्लिकन वोटर्स से जब आप बात करते हैं ऑफ कैमरा या इवन डेमोक्रेट से, कहते हैं कि हाँ जी ये बहुत ख़राब किस्म का नैरेटिव है और ये हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। पर है वो नैरेटिव, पॉलिटिशियंस हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं ये नैरेटिव, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पर क्लियरली कहीं ना कहीं तो इनकी सोसाइटी का जो हाल है, जो डिविजन्स हैं, जो पोलराइजेशन है, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये सब। अब देखें कमला क्या कर रही हैं कि इन्होंने पिछले जनवरी 2021 में याद करें जब कांग्रेस मिल रही थी इनको इंडोर्स करने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडन को, इन्होंने राइट करवा दिया। अब कमला क्या कर रही हैं कि अपनी लास्ट कैंपेन स्पीच वहाँ से दे रही हैं, वाइट हाउस के पास से, जहाँ ट्रंप ने वो स्पीच दी थी, फिर उनके लोग कांग्रेस में घुसने की कोशिश की थी और राइट कर दिया था। तो वो भी एक मैसेजिंग कर रही हैं। तो इस किस्म का जो स्तर था ये नैरेटिव का, अमेरिकन्स मुझे बताते हैं कि जी हमने पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ना सुना ना देखा। तो ये बात सही है कि इनकी सोसाइटी की जो डिवाइड्स हैं, जो इनकी फॉल्ट लाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उभर के आ चुकी हैं। और ये बातचीत आप देख रहे हैं, अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिकी चुनाव पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अमृतपाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने तो बताया कि एक दूसरे के ऊपर तो आरोप और प्रत्यारोप तो चुनाव में लगता ही रहता है, लेकिन अभी जो वोटिंग चल रही है अलग अलग इलाकों में, उसके जो ट्रेंड्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं और वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? कुछ ट्रेंड्स मिल पा रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स हो पा रहा है? 24 लास्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो गई थी और मेल इन वोट्स भी हो रही हैं। काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन्स हैं वो आउट नंबर कर रहे हैं। कम से कम अभी तक 20 मिलियन वोट्स ऑलरेडी कास्ट हो चुकी हैं बुधवार ख़त्म होते होते। तो क्लियरली वोटिंग तो अर्ली वोटिंग काफ़ी उत्साह से हो रही है। पर इसका रीज़न, जैसे मैंने अमेरिकन से बात की तो वो कह रहे थे कि देखें ये इलेक्शन हम एक तो सुविधा के लिए पहले आ रहे हैं, दूसरा ये ख़त्म हो जल्दी, ये इलेक्शन ये बहुत लंबी खिंच गई है और तो इसलिए, और हम दूसरा अब हम आराम से वोट कर सकते हैं। कुछ को डर लगता है कि नवंबर 5 को पता नहीं क्या आंच जाए, तो आज ही वोट कर दो, हम अपनी वोट तो सिक्योर कर लें कम से कम। अलग अलग वजूहत हैं लोगों की वोटिंग करने की, पर काफ़ी उत्साह से वोटिंग हो रही है। जहां मैं हूं टेक्सास में, मंडे पे शुरू हुई थी, अभी भी आज मैं गया पोलिंग स्टेशन पे, लंबी कतारें थी वोटर्स की वहाँ अंदर। तो अर्ली वोटिंग हो रही है। पोलस्टर्स इसमें ट्रेंड्स भी पड़ रहे हैं जी, कौन वोट कर रहे हैं, क्या विमेन ज़्यादा वोट कर
कर रही हैं, क्या ब्लैक वोटर्स वोट कर रहे हैं, क्या रिपब्लिकन्स वोट कर रहे हैं, क्या रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इसको इसमें से ट्रेंड से किसी नतीजे पे पहुंचना। नवंबर 5 को जो वोट पड़ेगी वो भी इक्वली काउंट करेगी जितनी अर्ली वोटिंग काउंट करेगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी नवंबर 5 से पहले ही ये क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा अगला राष्ट्रपति अमेरिका का, मेरा अपना ख्याल और अपनी जो असेसमेंट है इस पर ये है कि नवंबर 5 सिग्निफिकेंट रहेगा डिसाइड करने में। अर्ली वोटिंग भी, क्योंकि वोट तो चाहे आप अर्ली कर लें चाहे नवंबर 5 को कर लें, वोट तो वोट ही है, वो एक वोट ही है, तो वो डिसाइड करेगा। नवंबर 5 के बाद ही पिक्चर बहुत क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ मुकाबला बिल्कुल टक्कर कांटे की है। बहुत धन्यवाद अमृतपाल तमाम अपडेट्स के लिए। और आपने सही कहा कि पोस्टल बैलेट जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बराक ओबामा को हम देख सकते हैं अपने वीडियोज़ में, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आइए अमेरिकी चुनाव में वोट कीजिए, लेकिन 5 नवंबर तक तो कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ है उसका दूसरा मैच आज से पुणे में शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता पहले और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। लंच तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खो करके 92 रन बना लिए थे। टॉम लेथम 15 रन बना करके अश्विन की गेंद पर LBW हो गए। बिल यंग भी 18 रन बना करके अश्विन का ही शिकार बने। और इस समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताएं कि आज विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस दुनिया को पोलियो मुक्त बनाने के वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। ये दिन उन लोगों के योगदान का भी सम्मान है जो पोलियो उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करते आए हैं। देखिए रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है ताकि हर बच्चे को इस विनाशकारी बीमारी से बचाने के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन माता पिता, पेशेवरों और स्वयं सेवकों का सम्मान किया जा सके जिनके योगदान से पोलियो उन्मूलन संभव हो पाया। 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने पोलियो वायरस को मिटाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उस समय दुनिया भर में लगभग 3,50,000 मामले थे। 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोपीय क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया। तब से 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता था कि भारत पोलियो को खत्म करने वाला आखिरी देश होगा, लेकिन भारत के लोगों ने इसे गलत साबित किया और भारत में जनवरी 2011 में पोलियो के आखिरी मामले की पहचान की गई और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। यह भारत सरकार के प्रयास, गैर सरकारी संगठन और देश के लोगों का पोलियो की वैक्सीन पर विश्वास के बदौलत ही पोलियो का देश से उन्मूलन हो पाया। पोलियो के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान ने और 2 बूंद जिंदगी की जैसी मुहिम ने लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने 2 अक्टूबर 1995 को पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। 2 दशकों के भीतर भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोलियो का आखिरी मामला सामने आया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध देश में चलाया जा रहा एक अभियान है। पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां और तंत्रिका प्रभावित होती हैं, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। पोलियो का टीका पोलियो वायरस से बचाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत पोलियो का ओरल वैक्सीन दिया जाता है। बच्चे को मुंह के जरिए 2 बूंदों की खुराक दी जाती है। पोलियो वैक्सीन जन्म के समय ही दी जाती है। उसके बाद प्राथमिक 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। आप भी अपने बच्चे को पोलियो का टीका जरूर दिलाएं, तभी हमारा देश पोलियो मुक्त रहेगा। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।